गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 18 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो सबसे पहला आर्टिकल है वो बात कर रहा है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच इज़ अ सीरियस इशू। यानी जो पार्लियामेंट है हमारी, उसका जो सिक्योरिटी का जो ब्रीच हुआ था, जिसको तोड़ा गया था, वो एक सीरियस इशू है, ऐसा कहा गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और जो वो सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात इंटरव्यू भी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनकी करंट वर्डिक्ट आई है आर्टिकल 370 के ऊपर, वो उसको भी अप्लोज करते हैं। कहते हैं कि यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत थी ही नहीं जो 370 को वापस लेके आ सके, ऐसी उनके द्वारा टिप्पणी की जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आसाम राइफल प्लान्स ऑपरेशन चेंज फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन LAC। सबसे पहले देख लेते हैं LAC है क्या। देखिए, ये आप यहाँ पर एक फ़ोटो देखिए जो कि मैंने लगाया हुआ है फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बाउंड्री दिखाई दे रही है, जो आप येलो कलर से, इस कलर से जो आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न सेक्टर, फिर बीच में है नेपाल के और भूटान के सेंट्रल सेक्टर, और फिर हमारा आता है ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहा है। वेस्टर्न सेंटर ये सब पूरा का पूरा LAC है। ये जो लाइन खिंची हुई है, बॉर्डर जो है हमारा चाइना और इंडिया के बीच में, उसको बोला जाता है LAC। और जो बॉर्डर है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज द बॉर्डर, ये होगा आपका LOC। तो ये जो LAC है, इसके ऊपर आसाम राइफल की तरफ से कुछ कमिटमेंट आई है। वो कह रहे हैं कि हम अपने ऑपरेशन में थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं। क्या बदलाव किए जाने की यहाँ पर बातें हो रही है, बातें की जा रही है कि LAC का जो बॉर्डर है उसके अंदर आसाम राइफल, जिसके पास यहाँ पर 46 बटालियंस हैं, वो लोग ने एक मीटिंग किया था। और वो मीटिंग हुई थी आसाम राइफल्स इंस्पेक्टर जनरल्स कॉन्फ्रेंस शिलोंग के अंदर। पिछले माह वो मीटिंग हुई थी और उसमें डिसाइड किया गया कि 70% से ज़्यादा लोग जो होते हैं इस राइफल्स के अंदर, इस बटालियंस के अंदर, उनको इस प्रकार ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इस प्रकार एक कंटीजेंसी के समय उनको तैयार किया जाएगा कि ताकि जब भी इमरजेंसी आए, वो लोग जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया जो LAC का है, वहाँ पर जाए और वहाँ पर जाकर अपनी जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवा पाए। तो ये आसाम राइफल के चेंज की बातें की जा रही हैं कि आसाम राइफल्स को वैसे यूजुअली नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में इंसर्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको वहाँ पर रखा जाता है। और जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर नॉर्मली बॉर्डर फोर्सेस होती है, BSF होती है। लेकिन असम राइफल्स का भी ये बात बोली गई है कि जो काउंटर इंसर्सीज और बॉर्डर के गार्डिंग के रोल हैं, उसमें अब AR असम राइफल्स भी अपनी अहम भूमिका बिल्कुल निभाएगी। और ज़रूरत महसूस होते ही वो अपने एम्प्लॉयमेंट्स को या सोल्जर्स को वहाँ पर भेजेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड पेज से, जो कि इम्पोर्टेंट ऑफकोर्स, ये जो हमारा पहले वाला आर्टिकल था ये असम राइफल वाला है, किसमें था, GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। ऑल राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस बिल 2023, वाई इट वॉज ब्रॉट इन क्रिटिसिज्म क्या क्या है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 क्या है। देखिए, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो है उसको राज्यसभा के अंदर दिसंबर 3 को पास कर दिया गया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार से जब भी किसी बिल का जन्म होता है तो उसको एक एक्ट में बदलने के लिए, बिल से आपको आखिर में जो कोई चीज़ लागू करनी है तो एक्ट बनाना होगा। उसको एक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले किसी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर ये बिल जाएगा सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के अंदर, जो कि ये करंटली चल रहा है। अगर लोकसभा इसको पास कर देती है तो फिर ये बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के अगर सिग्नेचर हो जाते हैं, एसेंट मिल जाता है, तो ये बिल बन जाएगा एक एक्ट। अदरवाइज अगर कोई भी हाउस इसको पास, यानी कि एक हाउस इसको पास नहीं करता है, तो ये बिल फिर आपका एक्ट नहीं बन पाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दोनों हाउस के पास करने के बाद अगर प्रेसिडेंट इस पर अपना एसेंट नहीं देते हैं तो भी ये एक्ट नहीं बन पाएगा। खैर,
मेन मुद्दा क्या है कि राज्यसभा से पास होने के बाद ये बिल आता है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। सबसे पहले क्यों क्रिटिसिज्म? क्योंकि ये बिल सबसे पहले जो 125 साल पुराना पोस्ट ऑफिस का हमारा एक्ट है, जिसको बोला जाता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, एक तो ये उसको रिपील कर देगा, उसको हटा देगा और खुद को इम्प्लीमेंट करेगा। इसके बाद ये बात की जाएगी, ये हमें प्रीलिम्स के स्पेसिफिक थोड़ा सा याद रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात है कि क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है बिल का। क्रिटिसिज्म हो रहा है 2 से 3 कारणों की वजह से। सबसे पहले जो बिल के अंदर सेक्शन नंबर 9 है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो परमिशन दे रहा है आपके किसी भी ऑफिसर को जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते हैं, अगर उनको डाउट होता है या उनको इमरजेंसी पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से लगती है, तो वो किसी भी पार्सल को, किसी भी जो भी उनके पास से जा रहा है, उनको खोल सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं निकाल के। तो कहीं ना कहीं एक बार प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट का यहाँ पर इशू दिखाई दे रहा है। सेकंड यहाँ पर सेक्शन दिया गया है सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो यहाँ पर बात कर रहा है कि कोई भी ऑफिसर, इसके लिए उस पर कोई भी एक दबाव नहीं होगा कि अगर उनका जो भी आपके पास भेजा गया है, अगर वो मिस हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं किन्हीं कारण से, आपके पार्सल्स या जो भी आप सामान पोस्ट ऑफिस के द्वारा भिजवा रहे हैं, तो भी यहाँ पर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। थर्ड यहाँ पर बात की गई है कि जो पहले एक फ्रॉड का केस लगता था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनको यहाँ पर बिल्कुल हटा दिया गया है कि कोई भी पेनल्टी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और यही 3 सेक्शन है जो एक मुद्दा यहाँ पर बने हुए हैं, चर्चा का विषय पार्लियामेंट के अंदर बने हुए हैं और बहुत सी क्रिटिसिज्म दिखाई दे रही हैं। फिर कह रहे हैं क्या इसको कंपेयर किया जा सकता है 1898 के एक्ट के साथ? क्या उसके अंदर ऐसी कोई बातें नहीं हैं? तो पता चलता है कि लॉ कमीशन 1968 में ये बात बताता है कि हाँ, हमारा जो एक्ट है इसके अंदर भी कुछ सेक्शन ऐसे ही हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 19, सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ 1898 एक्ट। तो उसमें भी यही बातें हैं। जो सेक्शन 9 है ना, वो सेक्शन 19 जैसा ही है। उसमें भी ये परमिशन दी गई है कि कोई भी आप जो नॉक्शियस एनिमल होते हैं उनको आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजेंगे। कोई भी बॉम्ब से रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं या फिर जो एक्सप्लोजिव है, डेंजरस चीज़ें हैं, उनको भी यहाँ पर भेजा नहीं जा सकता पोस्टल सर्विसेज ऑफिस के द्वारा। और उन्हीं के गुड के लिए इमरजेंसी के अंदर इन गुड को पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के अंडर सेक्शन 25 और 26 के अंदर इनको हटाया जा सकता है या इंटरप्ट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पर भी दिखाई देते हैं। खैर, आगे ये पास होता है नहीं होता है, हम उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन थी हमने सब जान ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं केटामाइन। ये आपका होता है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एंड इसमें भी सिर्फ आपका मेनली इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है केटामाइन? केटामाइन एक ड्रग है, या फिर मैं कहूँ तो ड्रग से यहाँ पर मेरा मतलब है मेडिसिन। इसको जो भी डिप्रेस्ड इंसान होते हैं, जैसे यहाँ पर कैटी पेरी जो एक बहुत ही फेमस इंसान है जिनका आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स नाम का जो एक शो है, इंग्लिश शो, उसके ये एक एक्टर थे और इन्हीं के घर में 54 वर्ष की आयु के अंदर अक्टूबर 28 के दिन में लॉस एंजलिस के अंदर एक हॉट टब के अंदर अनरिस्पॉन्सिव पाया गया, यानी कि वो उनकी डेथ वहाँ पर हो चुकी थी। अब जो इनकी ऑटोप्सी आती है, ऑटोप्सी, इसके बाद में यहाँ पर पता चलता है कि कैसे इनकी जो रिपोर्ट दी गई है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इंडिया के अंदर जैसे इस्तेमाल किया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो इसी तरीके से ये जो रिपोर्ट है ये बताते हैं कि किस प्रकार से उनकी बॉडी के अंदर केटामाइन मिली है। और केटामाइन एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी ड्रग है जिसको इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन के अंदर। यूएस के अंदर ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, लेकिन इसी का इस्तेमाल क्योंकि यूएस का जो ड्रग डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने ड्रग इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको एक डिसोसिएटिव एंटीसेप्टिक हेलुसिनोजेन की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसको लेने के बाद जो इंसान जो कि इसको एक हैवी मात्रा में ले लेता है तो उसको हेलुसिनेशन की
प्रॉब्लम होती है। और लोग इसको ज़्यादातर इसी वजह से लेते हैं ताकि उनकी जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है वो उनको भूल पाए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये उनके लिए उनके ब्रेन का एक रीसेट बटन है कि वो जब भी इसको लेंगे तो उनका ब्रेन बिल्कुल रीसेट हो जाता है, शांत हो जाता है, जो स्ट्रेस उन्हें होता है वो ख़त्म हो जाता है। यूजुअली इसका जब इसको एज अ डिप्रेशन के अंदर किसी इंसान को दिया जाता है तो ये पेन को डिस एसोशिएट करने के काम आती है, राइट कि आपको जो दर्द हो रहा है आपको वो महसूस नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा लेकिन महसूस होना बंद हो जाएगा। तो इनके एटोस्पी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बिल्कुल इसको पाया गया है। कह रहे हैं क्या ये सेफ़ है? ये कहते हैं कि हाँ ये सेफ़ हो सकती है अगर इसको नॉर्मल जो कंडीशंस है और जितना प्रिस्क्राइब है उसी मात्रा के अंदर लिया जाए तो, अदरवाइज नथिंग इज़ सेफ़। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रॉम गुप्ताज टू मुगल्स, हिस्ट्री ऑफ मथुरा कृष्ण जन्म स्थाना टेम्पल। देखिए आर्टिकल शुरू होता है क्योंकि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद ने एक सर्वे को परमिशन दी गई थी हाई कोर्ट द्वारा, जो कि था ईदगाह मॉस्क, शाही ईदगाह मॉस्क जो कि एक मस्जिद है आपकी मथुरा के अंदर। या फिर जो पिटीशन डाली गई थी वो सर्वे के लिए इसीलिए डाली गई थी क्योंकि पिटिशनर का मानना था कि ये जो शाही ईदगाह मॉस्क है इसकी जगह पर यहाँ पर कृष्ण जन्म स्थाना मंदिर होता था, उसको तोड़ के ये मॉस्क बनाई गई है। और उनके जो और रिलीजियस लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। करवाया किसने गया है? औरंगजेब के द्वारा। माना जा रहा है कि 17वीं जो शताब्दी थी जब औरंगजेब एज अ मुगल एम्परर यहाँ पर रूल करते थे उस समय ये घटना हुई थी। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं कि ठीक है आप सर्वे करवाइए, पता लगने दीजिए। ये बात शाही ईदगाह मॉस्क की तरफ से जाती है सुप्रीम कोर्ट में और वो इसके ऊपर मांगते हैं स्टे ऑर्डर। लेकिन ये जो दिन है यानी कि 16 दिसंबर का जो दिन था उस दिन सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि नहीं ये जो सर्वे होगा ये होना ही चाहिए, हम इसको स्टे नहीं देंगे। उसके बाद से अब ये आर्टिकल लिखा गया है अर्जुन सेनगुप्ता द्वारा, जो कि इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि इस टेम्पल की बात हो रही है, जो कि कृष्णा जन्म स्थाना टेम्पल की बात हो रही है कि वो टेम्पल की एक्चुअली में इतिहास क्या है। ये सबसे पहले बताते हैं कि सबसे पहला जो मंदिर बना है मथुरा के अंदर वो माना जाता है कि मथुरा जो था ना वो एक बहुत ही ट्रेडिंग के लिए मशहूर जगह मानी गई है। और क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट जगह थी, एक हब था ट्रेडिंग का एंशंट इंडिया के टाइम पे, या फिर मैं बात कहूँ तो मौर्यंस के समय पे, तो मौर्यंस एक ऐसे थे जो जिनके अंदर भी चंद्रगुप्ता मौर्य सेकंड, जिनको विक्रमादित्य का टाइटल भी मिला हुआ है, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक टेम्पल बनवाया। ऑल राइट, ये एक्चुअली में आपको एक बुक के अंदर भी मिलेगा जो कि सेंटर ऑफ कृष्णा पिलग्रिमेज के अंदर लिखा गया। कहते हैं कि लगभग 400 ईसा का वो टाइम था, 400 CE यानी कॉमन एरा का वो टाइम था जब ये टेम्पल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करवाई गई थी। इनके द्वारा एक ग्रैंड टेम्पल यहाँ पर बनवाया गया था। फिर कहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक पहले ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो ब्रिटिश इंडिया यानी कि जो एम्पायर बन चुका था 1814 से लेके एंड 1893 तक का इनका लाइफ स्पैन होता है। और ये इंडिया के अंदर आते हैं फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट बन के। ये भी माने जाते हैं कि फाउंडर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आज भी हमारे यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और इन्हीं के दौरान भारत का जो कल्चर है उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ काम किए गए। और यही इनका एक बहुत ही अहम भाग था मौर्यंस की जो लिपि है उसको समझने में। ख्रोस्टी एंड आप लोगों को ब्राह्मी लिपन के बारे में ज़रूर पता चला होगा, स्क्रिप्ट के बारे में। और वो जो खोज की गई थी उसको जो अंडरस्टैंड किया गया था और देवाम प्रिय का जो टाइटल दिया गया था अशोक को, उनको समझने में यहाँ पर एक बहुत अहम भूमिका थी अलेक्जेंडर कनिंघम की। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो एएसआई का बनवाते हैं उस समय पे इन्होंने कुछ इस्तेमाल किया कि मथुरा का सर्वे होना चाहिए। और जब ये मथुरा के सर्वे करते हैं तो ये बताते हैं कि किस प्रकार से मथुरा एक समय पर बुद्धिस्ट साइट बहुत बड़ी हो चुकी थी। और बहुत सारे हिस्टोरियंस का अगेन ये मानना है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट जो CE था, कॉमन एरा जो था, और वो भी फर्स्ट मिलेनियम हम बोल सकते हैं कि पहले जो 1000 साल
हिस्ट्री के चले हैं पहले उसके अंदर, तो वो एक संस्कृत से लेके यानी कि हिंदू टेम्पल और एक जो वैष्णविज्म की यहाँ पर हम देख पाएंगे जन्म हो रहा था, उसके साथ साथ बुद्धिज़्म भी यहाँ पर चल रहा था। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म की भी यहाँ पर सेटलमेंट्स हो रही थी और बुद्धिज़्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। फिर आते हैं महमूद गजनी, 1100 के आसपास की बात है कि जब महमूद ऑफ गजनी जो थे सुल्तान थे, वो पर्शिया के गजनाविद एम्पायर के 1998 से लेकर 1030 ईसा तक, जब ये भारत पर बहुत सारे आक्रमण करते हैं, महमूद ऑफ गजनी जो थे उनके ऊपर ये माना जाता है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत आक्रमण किया और वो एक्चुअली में इंडिया के अंदर कोई देखिए इंडिया पे आक्रमण करने वाले बहुत थे, खासकर जो मध्य भारत का जो समय है उस समय पे हम देख पाएंगे मेडिवल हिस्ट्री में कि बहुत सारे लोग आते हैं, चाहे वो महमूद ऑफ गजनी हो, चाहे फिर वो मोहम्मद हो, उसके बाद गाजी मोहम्मद गाजी जो थे, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों को इसी में देखते हुए देखा गया। अलबायदी यहाँ पर आते हैं और इसी तरीके से ये लोग आते हैं, प्लंडर करते हैं, कुछ एम्पायर बनाने आते हैं। इवन बाबर जो थे वो भी इंडिया के ऊपर जब आए थे तो किस तरीके से पर्शिया, गाजी, अफगानिस्तान में अपना एम्पायर छोड़ के इधर की तरफ आए थे, बल्कि उससे भी पहले जो वहाँ पर समरकंद के अंदर रहते थे वहाँ से होते हुए। तो ये सब कुछ लोग यहाँ पर इंडिया में आते थे जैसे दिल्ली सल्तनत की तरफ से आए कि उनको यहाँ पर आके बसना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते थे जो कि गजनी जैसे थे जिनको सिर्फ प्लंडर करना था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लूटना था भारत को और वापस चले जाना था। उन्हीं में से सबसे अहम रोल है यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी का। ये बहुत बार आते हैं, बहुत बार लूटते हैं, खासकर मथुरा या जो गुजरात जैसा सोन टेम्पल जो था इनके ऊपर माना जाता है कि बहुत बार इन्होंने प्लंडर किया, लूटा इस जगह को। और उसी समय पर इन्होंने जो यहाँ पर टेम्पल बनवाया गया था विक्रम आदित्य के द्वारा, चंद्रगुप्ता II के द्वारा 400 ईसा पूर्व, उनको ये तोड़ देते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे टेम्पल्स को ये तोड़कर इंडिया के अंदर जाते हैं। और कृष्णा रेफरेंसेस, वासुदेवा का जो नाम है वो बुद्धिस्ट एक जो बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट थी उनको भी बहुत तोड़ दिया जाता है। और कुछ मंदिर यहाँ पर सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं और उन्हीं को दोबारा से अलबरूनी जब यहाँ पर आते हैं तो अलबरूनी अपने पिलग्रिमेज में लिखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर अभी भी वासुदेवा का कृष्णा के नाम से वो इस्तेमाल, जो कृष्णा है उनको वासुदेवा के नाम से इस्तेमाल करते हैं, ख्वाजरम हिस्टोरियन अलबरूनी। और वो बताते हैं कि कैसे ये टेम्पल थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट था और बच सका। फिर 1150 ईसा पूर्व में विष्णुइज्म का दोबारा से एक बार एक नया रूप हम देख पाते हैं, जो कि शायद मुगल्स और जो दिल्ली सल्तनत थे उनके जो उन्होंने एक तरीके से बुरा बर्ताव किया लोगों के साथ। फिर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो चाहते हैं कि वैष्णविज्म दोबारा से उभरे, जिसके अंदर अलग अलग ब्रांच दिखाई देंगे, जिसमें निबारका, वल्लभा, चैतन्य, ये सब थॉट होते हैं जो रिक्लेम करना चाहते हैं ब्रज की जो भूमि है उसके ऊपर, और ये वापस आते हैं। फिर आते हैं मुगल्स के ऊपर, जिनके ऊपर यहाँ पर आरोप लगा गया है। माना जाता है कि हुमायूं और बाबर जो थे ना, उन्होंने रिलीजन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कभी कोई परेशानी भी क्रिएट नहीं की रिलीजन के ऊपर, क्योंकि उनका ध्यान था यहाँ पर अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए। वो लोग बाहर से आए थे और उनको यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करनी थी। फिर हम बात करते हैं हुमायूं का, तो लाइफ स्पैन ही ऐसा था कि कभी वो भागते रहे, फिर वापस आए, फिर दोबारा से उन्होंने सिकंदर लोदी से जीत प्राप्त की, तो काफ़ी इनका संघर्ष भरा जीवन ही रहा। फिर इनके बाद आते हैं अकबर, और अकबर एक ऐसे राजा थे जो मथुरा के अंदर जिन्होंने काफ़ी, मैं बोलूँगी कि स्टेट स्पॉन्सर्डशिप की, कि उन्होंने काफ़ी पैसा दिया मथुरा के मंदिर्स को, टेम्पल्स को, बुद्धिस्ट को, और उनको वहाँ पर अच्छे से काम करवाया। उनको जब भी ज़रूरत होती थी ये पेट्रोनाइज करते थे, पैसा देते थे। अकबर के जाने के बाद यहाँ पर आते हैं शाहजहाँ। तो शाहजहाँ भी यहाँ पर ठीक ही टेम्परामेंट के थे, अपने पिता की तरह, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी दूसरे धर्म से। और जैसे अकबर 3 बार मथुरा में गए और वहाँ पर जो हरिदास थे, माना जाता है स्वामी हरिदास से भी वो जरूर मिलते थे, और राजपूतों का यहाँ पर बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है उस समय पर अकबर के ऊपर तथा शाहजहाँ के ऊपर, दोनों पर। इसके बाद शाहजहाँ का जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह को भी माना जाता है कि वो यहाँ पर जाते थे और उन्होंने जो कृष्णा जगन्नाथ टेम्पल था उसकी रेलिंग भी यहाँ पर बनवाई थी।
ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, यानी कि जब वो टूट चुके थे तो उसको रिपेयर करवाया था, रेलिंग वहाँ पर लगवाई थी, जो कि रेलिंग क्या होती है, ये बीच में आपका टेम्पल होता है और इसके चारों तरफ जो एक पत्थर की या अलग अलग रेलिंग होती है जिस पे घूम सकते हैं, वो यहाँ पर इनके द्वारा करवाई गई थी। और इन्हीं के छोटे भाई थे औरंगजेब। हालांकि दोनों, औरंगजेब को ज़्यादा प्रॉब्लम शायद टेम्पल से 3 कारणों की वजह से मानी जाती है। औरंगजेब सबसे पहले जब राजा बनता है तो टाइटल के लिए, गद्दी के लिए उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था दारा शिकोह, जो कि उनका बड़ा भाई था। तो दारा शिकोह से उनको वैसे ही प्रॉब्लम थी, और जब दारा शिकोह ने यहाँ पर इस मथुरा के टेम्पल के ऊपर काम करवाया तो औरंगजेब को ये बात वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं आई, और वो मथुरा के गवर्नर भेज देते हैं अब्दुल नवाकी खान को। 1660 का वो समय था जब अब्दुल नाबी खान यहाँ पर गवर्नर बनकर जाते हैं, और वो यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदों को बनवाते हैं, कुछ कुछ टेम्पल्स को भी तुड़वाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर जाट रेबिलियस यहाँ पर देखा जाता है, जो अकबर नाकी खान को मरवा देते हैं, मार देते हैं। और इन्हीं में एक हिस्टोरियन जो कि ऑन्ड्रे ट्रॉन्चे नाम से है, जिन्होंने औरंगजेब द मैन एंड द मिथ 2017 में अपनी किताब लिखी, वो कहते हैं कि औरंगजेब के पास एक रिलीजियस फैंटिक होने के अलग भी यहाँ पर कारण थे इस चीज़ को, मंदिर को तुड़वाने के। पहला कारण उनका खुद का भाई दारा शिकोह, जिन्होंने इसकी मदद की। दूसरा कारण था कि जो ब्राह्मण थे मथुरा के, उन्होंने जाकर शिवाजी की 1666 में मदद की थी औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़ने में, और इसी वजह से भी यहाँ पर एक औरंगजेब या जो भी करता था वो परेशान था और खुश नहीं था मथुरा के लोगों से या मथुरा के पंडितों से। थर्ड जो रीजन माना गया है वो फिर से माना गया है जाट अपराइजिंग जो होती है उस समय पे, और उनके द्वारा औरंगजेब के गवर्नर को मार दिया जाता है। और इन्हीं के रहते हुए 1680s के टाइम में औरंगजेब इसको तुड़वा देते हैं मंदिर को, और यहाँ पर निर्माण करवाते हैं शाही ईदगाह मॉस्क का। तो ये अभी तक का यहाँ पर हिस्ट्री रही है इस पूरे टेम्पल की। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं द अल्गोरिदम सेवी रेगुलेटर। एज ए वेरिएंट ऑफ प्रोफेशनल अडोप्ट एआई, रेगुलेटरी एजेंसीज मस्ट बी निम्बल, दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद स्किल टू कीप इन स्टेप विद फास्ट चेंजेस टेक्नोलॉजीज। आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है अनुरुद्ध बर्मान के द्वारा, और वो कहते हैं कि किस प्रकार लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे एआई के रेगुलेशन के ऊपर अलग अलग कंट्री लगातार आ रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूके के अंदर एक समिट होता है जिसको जाना जाता है ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन के नाम से, क्योंकि ये ब्लेचले डिक्लेरेशन जो है वो ब्लेचले पार्क के अंदर ही हुई थी, जहां पर जर्मन्स के खिलाफ जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय पर इन लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर छुप छुप कर अपना काम किया था, और इसीलिए वहाँ पर ब्लेचले पार्क बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूके के लिए। तो वहाँ पर रेगुलेशन पे यहाँ पर काम किया गया, और पहला माना जाता है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बनवाया गया वो यहीं पर एक तरीके से बना था। फिर देखा जाता है कि उसके बाद यूएसए का जो व्हाइट हाउस है वो एक एआई रेगुलेशन को पास करवा देते हैं। उसके बाद समय आता है, आगे बढ़ता है, यूरोपियन यूनियन अपने इस एआई रेगुलेशन को आती है। यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर यूरोप के 28 देश हैं, और वो साथ में मिलके एआई की रेगुलेशन के ऊपर फिर से एक एक्ट पास कर देते हैं। और अब बारी आती है इंडिया की। हमें पिछले हफ्ते देखा कि कैसे इंडिया के अंदर जिपाई का एक समिट हुआ है। ये क्या था? जिपाई था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर 28 से ज़्यादा लोग मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से डेलीगेट्स आते हैं इंडिया के अंदर, और दिल्ली डिक्लेरेशन को पास किया जाता है एआई के ऊपर। कल ही ये न्यूज़ थी कि दिल्ली डिक्लेरेशन पास हो गया है, और इसके अंदर हमें पता चलता है कि ये सब लोग मिलकर ग्लोबली एआई का जो चैलेंज है, जो इश्यूज जुड़े हुए हैं इसके साथ, उनको रेगुलेट करना चाहते हैं, उनके ऊपर निर्धारित यानी कि नियम और कानून की जो नियमावली है उसको लगाना चाहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ पर बात होती है कि कैसे इंडिया का जो स्टैंड था एआई के रेगुलेशन के ऊपर वो थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि इंडिया बात कर रहा है हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर इनोवेशन की। वो ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इसी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि एआई की जो वैल्यू है इकोनॉमी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है।
कैसे ज़्यादा है? क्योंकि देखिए अभी एक 2000 हम देख पाएंगे कि कुछ समय से आरबीआई और खुद जो सेबी है वो अपना खुद का एक एआई डेवलपमेंट एल्गोरिदम एक बना रहे हैं, सो दैट वो ज़्यादा अच्छे से नज़र रख सके रेगुलेशन के ऊपर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। जब ये जो कंट्री की जो सबसे सुप्रीम बॉडीज़ है वही ये काम कर रही हैं, तो और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हम देख सकते हैं उसमें भी एआई एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल जरूर अदा करेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जन्म होता है, चैट जीटीपी भी जब आती है, वो आज की जो चैट जीटीपी 4 और 5 है उससे बहुत ही कम थी, और आज वो लगातार खुद को इन्वॉल्व कर रही है और लगातार खुद को इवॉल्व भी कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एआई के साथ। और इसी की अहम भूमिका को अगर देखा जाए तो जैसे कि बैंकिंग के सेक्टर के अंदर, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन एक तरीके से यहाँ पर दिखाई देने वाला है। टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस के अंदर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि कैसे बैंक एंड क्रेडिट कार्ड की जो कंपनियां हैं वो एआई का यूज़ कर रही हैं सो दैट फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके। ई कॉमर्स की कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए यहाँ पर क्रेडिट रिस्क का ध्यान रखते हुए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि अच्छे से इस्तेमाल करके पता लगाया जा सके। इंश्योरेंस की भी यहाँ पर इंडस्ट्री है जो एआई का इस्तेमाल कर रही है रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। सो ये सारे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर एआई का इस्तेमाल बिल्कुल आने वाले समय में हो सकता है, और यही कारण होगा कि इससे जो अभी रिलेशनशिप है प्रोफेशनल, जैसे कि ऑडिटर्स का यहाँ पर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये एआई खुद से ऑडिटिंग कर सकती है ज़्यादा अच्छे से, तो वो प्रोफेशनल एक थोड़ी सी कैटेगरी में बदलाव हालांकि स्लो होगा लेकिन दिखाई ज़रूर देगा। क्योंकि एआई का जो ड्राफ्टिंग क्षमता है किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके प्रेजेंट करने की, वो क्षमता यहाँ पर लॉयर्स को भी कहीं ना कहीं बात किया जाए तो एक प्रोफेशन में ज़्यादा ही रेवोल्यूशनरी काम होगा। और जो ट्रेडिशनल हमारे रिश्ते हैं इन प्रोफेशंस के साथ वो भी अब आगे आने वाले समय के साथ बदलते हुए दिखाई देंगे। फिर ऑथर कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि ये कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए, इनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि इनको किस स्केल पे डेवलप करें कि इंडिया की जो स्पीड है बढ़ने की उसके साथ ये साथ के साथ समायोजित हो जाए, चल पड़े। और उसके अलावा एक सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन की जो अभी हमारे पास अब्सेंस है, कमी है, कि ताकि वो अच्छे से सेंटर लेवल पे कोऑर्डिनेट कर सके तथा चीज़ों को रेगुलेट भी किया जा सके, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और अच्छी बात है कि उस दिशा में इंडिया बढ़ रहा है, और उस दिशा के अंदर इंडिया के जो न्यू दिल्ली है उसको बढ़ते हुए अभी एक नए रेगुलेशन के सिस्टम की पूरी ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें इम्पोर्टेंस को भी नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लुकिंग टू द ब्लैक सी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिखा गया है अभिजीत सिंह के द्वारा, और ये कहते हैं ब्लैक सी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि ब्लैक सी और नेवी प्लस नेवी का क्या योगदान रहा है रशिया और यूक्रेन के वॉर के अंदर, और इंडिया को इससे क्या क्या सीख ले लेनी चाहिए। ऑथर खुद एक मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने का काम करते हैं न्यू दिल्ली के अंदर, और इनका ये मानना है कि कैसे जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश है जो कि है आपका रशिया, और दूसरा एक छोटा देश है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा एडवांस है, यूक्रेन। यहाँ पर बात हो रही है ब्लैक सी की, जो कि एकमात्र, क्योंकि दोनों कंट्री ही लैंड लॉक है एक तरीके से, रशिया को अगर ऊपर की तरफ से छोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच से निकलने वाला जो ट्रेड है उसको होके जाना पड़ता है ब्लैक सी से। यूक्रेन को जाना पड़ता है तुर्की के द्वारा ब्लैक सी में, और यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर रशिया को आने के लिए सेंट्रल एशिया से होते हुए निकलना पड़ता है जो साथ वाली कंट्रीज़ हैं। सो ब्लैक सी के अंदर यूक्रेन बार बार शायद सबसे बड़े जो झटके युद्ध में दे रहा है रशिया को, वो दे रहा है ब्लैक सी के अंदर जब वो अटैक कर दे रहा है यूक्रेन के शिपयार्ड्स को। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि किस प्रकार यूक्रेन ने 2023 के सितंबर के अंदर ही जो रशिया की एक नेवल है जो कि सबसे बड़ी नेवल मानी गई है वहाँ की, वो थी सेवास्तोपोल,
उसको ध्वस्त कर दिया, उसको तोड़ दिया गया एक तरीके से बात की जाए तो, उस पर अटैक करके। अब वो रिपेयर हो रहा है रशिया के अंदर, और ये कह रहे हैं कि इंडिया को भी यहाँ से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जब भी कोई युद्ध होता है तो एक इनोवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑथर यहाँ पर एक किताब का जिक्र करते हैं जो कि बात करती है 33 स्ट्रेटजीज ऑफ वॉर। इस किताब का मेन बात यह है कि कोई भी इंसान, कोई भी देश एक युद्ध को जीत सकता है जब उसने प्लानिंग ठीक से की हो, चाहे वो कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो अपने अपोनेंट के प्रति। जब भी उसने थोड़ा सा भी नॉन लीनियर चीज़ों पर चलकर सीखने की कोशिश की है या करने की कोशिश की है कुछ भी युद्ध के अंदर, तो वो इस युद्ध को बिल्कुल जीत जाएंगे। और यहीं पर बात होती है कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया को सबसे पहले अपनी जो नेवल फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना चाहिए, उनकी एडवांसमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं ऑथर कि ये ड्रोन्स की एज एक्चुअली में आ चुकी है। यहाँ पर ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो शिप के ऊपर हमला किया गया था, ये किया गया था ड्रोन्स के ही द्वारा। ड्रोन्स की सबमरीन का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया, जो कि सुसाइड सबमरीन है, खुद जाकर फट जाती हैं। और अब ये जो सबसे बड़ी एज है युद्ध की, ये यही एज है, तो इसके ऊपर भी इंडिया को अपनी पकड़ ज़्यादा बनानी चाहिए। अनदर लेसन ये भी लिया जा सकता है कि जो वॉर होती है उसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और उसको संभालने के लिए आप अगर अंदर से युद्ध करते रहेंगे तो वो युद्ध को आपको बार बार पीछे ही धकेलते हुए अपोनेंट आपकी उसके अंदर टेरिटरी के अंदर घुस जाएगा। तो इसी वजह से लेटरल जो है, यानी कि जो किनारा होता है आपका, वहाँ से शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल्स होती हैं वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा अटैक किया जाना चाहिए। और किनारे के बाद भी जो आपका पानी है उसमें सबमरीन, जैसे कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से रशिया और साउथ कोरिया अभी भी सबमरीन की अटैक मिसाइल्स बना रहे थे, तो वहाँ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सो बेसिकली बस यहीं तक ये 3-4 बातें ये बताते हैं कि किस प्रकार से इंडिया की तरफ से यहाँ पर एडवांस्ड स्टेप लिए जाने चाहिए अपने आप को और सिक्योर करने के लिए, और अपने आप को और ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जीएस पेपर 3 के लिए, इकोनॉमी पेज से ही है ये आर्टिकल। सो बात कर रहा है लॉजिस्टिक्स की। लॉजिस्टिक्स होते क्या है एक्चुअली में? लॉजिस्टिक्स होते हैं एक सामान को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये लॉजिस्टिक्स के पार्ट के अंदर इसको काउंट किया जाता है। और यहीं पर हमने कल एक सर्वे जो आया था उसमें यहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उन्होंने स्टेट वाइज एक डाटा दिया है कि कैसे अलग अलग स्टेट का क्या क्या योगदान रहा है लॉजिस्टिक्स के अंदर 2023 में, जिसमें से गुजरात वहाँ पर टॉप कर जाता है। और कुछ 3 कैटेगरीज में इन स्टेट्स को बांटा जाता है। पहली जो थी वो थी यहाँ पर अचीवर स्टेट्स, दूसरी थी फास्ट मूविंग स्टेट जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ मूव कर रही थी, जिसमें हरियाणा जैसी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स जो हैं वो आती हैं, और कुछ थी एस्पायरर स्टेट्स, यानी कि जो एस्पायर कर रही थी बिहार, ओडिशा जैसी स्टेट्स। अब यहाँ पर आर्टिकल उसी सर्वे के अकॉर्डिंग छापा गया है रवि दत्ता मिश्रा द्वारा, और ये कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स के अंदर एक्चुअली में इश्यूज़ क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कि क्यों कुछ जो हमारी स्टेट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहले कहते हैं कि जो सर्वे हुआ था उसका नाम था लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, लीड्स के नाम से ये हुआ था। करवाया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो सर्वे होता है, ये सर्वे एक्चुअली में इसके अकॉर्डिंग जो अलग अलग स्टेट्स निकल के आती हैं, जैसे बिहार, ओडिशा, अलग अलग स्टेट जो कि काफ़ी नीचे एस्पायरर स्टेट के अंदर रखी जाती हैं, उनका एस्पायरर स्टेट होने का कारण था लैंड लॉक स्टेट्स होना। यानी जो अलग अलग कैटेगरीज है यहाँ पर, कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे कि टॉप 5 जो स्टेट्स निकल के आई हैं, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, वो 2023 के अंदर 70% तक का जो भी एक्सपोर्ट इंडिया से होता है वहाँ पर वो अपनी भूमिका उसके अंदर निभाती हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरी स्टेट्स की, तो जो लैंड लॉक स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाती हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल भी जाता है तो भी इन्हीं स्टेट्स के थ्रू बाहर ही निकल पाता है। अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी अभी 1 साल से वो चीज़ वहाँ पर मतलब कि
थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रही है, इंसर्जेंसीज वहाँ पर देखी गई है और इसी वजह से मणिपुर की जो स्टेट है वो सबसे डाउन यहाँ पर इन सारी स्टेट्स में आती है अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात किए तो। फिर हम बात करते हैं कि जो ओडिशा, वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट्स हैं जो कि पीछे रह गई हैं खुद एक कुछ कोस्टल स्टेट्स होने के कारण भी, उसका क्या प्रॉब्लम है। तो ये कहा जाता है कि इन स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन स्टेट्स के ऊपर क्योंकि ये जो पैरामीटर्स जो दिए गए थे अलग अलग स्टेट को, वो सिर्फ लॉजिस्टिक्स के अंदर एक्सपोर्ट करने को नहीं दिए गए थे बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया गया था। अलग अलग जो रोड्स हैं आपके, उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था, पोर्ट की क्या कंडीशंस हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था। और इसी वजह से ये जो और स्टेट है जो खुद कोस्टल भी हैं, ओडिशा जैसी, वेस्ट बंगाल जैसी, बे ऑफ बंगाल में जो लगती हैं, उनको यहाँ पर स्टेटस थोड़ा सा लो गया, उनको अचीविंग के हिसाब से ज़्यादा नहीं मिल पाया। और यही कुछ इश्यूज़ थे, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा काम किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है। लैंड लोग जो स्टेट्स हैं उनके साथ जो इनर वाटरवेज हमारे हैं, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ यहाँ पर कि हमें सबको पता है कि हमारे इनर वाटरवेज होते हैं या फिर इनलैंड वाटरवेज जिनको बोला जाता है, जो कि रिवर्स के थ्रू होते हैं, तो उनके थ्रू इनका जो योगदान है उनको बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। खासकर गंगा और यमुना जो कि दोनों कोस्टल की तरफ जाती हैं नदियाँ, तो उनके थ्रू बिहार जैसे स्टेट से बिल्कुल उनका इस्तेमाल करते हुए लेके जाया जा सकता है कोस्टल स्टेट्स के तक, वेस्ट बंगाल तक, ओडिशा तक, और वहाँ तक शिप से इनको बाहर भी लेके जाया जा सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहीं तक अभी मेरे साथ बने रहने के लिए, और ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर का आखिरी आर्टिकल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।